मुल्क में कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 560 से ज्यादा हो गई है, जबकि 512 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और आज 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही आपको सबको विदित है कि इससे पहले भी हम लोगों ने अपना मेडिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाते रहे हैं। अब तक हमारी 118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को, जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चेन्स को इसकी परमिशन दी जा चुकी है और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ यह मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो भी ये लैब्स हैं, इनको ICMR की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब्स को फॉलो करने हैं। कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज और मूवमेंट में कोई भी बाधा नहीं आए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली हैं और राज्य सरकारों को एडवाइजरीज भी जारी की हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सुचारू रूप से चले, किसी भी नागरिक को समस्या ना आए। लॉकडाउन के बीच मरकजी सरकार ने आवाम के लिए सस्ते दाम में अनाज फराहम कराने की बात कही है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, वहीं 3 रुपए किलो चावल मुहैया कराया जाएगा। मुल्क में अशाए खुर्दनी की कमी नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने जैसे आज से दुकानें बंद होगी, नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, राशन हो, मांस हो, पशु चारा हो, जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं उन सब की दुकानें चालू रहेगी। ताकि गरीबों को क्या सहूलत मिलेगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति इतना राशन 27 रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो गेहूं 2 रुपए में देते हैं। लॉकडाउन के दूसरे रोज मेरठ में क्या कुछ सूरत हाल रही, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। पूरे मुल्क में 21 दिनों के लिए रात 12 बजे से लॉकडाउन हो गया है और PM मोदी ने ये भी कल साफ कर दिया है कि ये जो जनता कर्फ्यू उससे ज़्यादा सख्त होगा और लोगों को इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोरोना के इस ख़तरे को ख़त्म करना है और इससे बचना है। इस वक्त हम मेरठ में निकले हुए हैं ये देखने के लिए कि जो कर्फ्यू है, जिस तरह का जनता कर्फ्यू से ज़्यादा इसको लॉकडाउन को जो कहा जा रहा था कि इसका कितना असर है। यहाँ पे साफ तौर पे यही है, चीज़ें दिख रही हैं कि सड़कों पर लोग इक्का दुक्का तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इसका असर दिख रहा है। बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं और दुकानें बंद हैं जिस इलाके में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। हालांकि कई ऐसे जगह हम लोगों को नज़र आई जहां पर लोग बाहर इकट्ठा होकर बैठे हुए नज़र आए और मतलब उस तरह से लोग एहतियात, कई जैसे इलाके हमें दिखे जहां पर उस तरह से लोग एहतियात अभी भी नहीं बरत रहे हैं। उनसे यही अपील है हमारी भी कि वो एहतियात करें और जो भी इसमें एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करें। ज़्यादातर इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं और लोगों को वो कहीं जाने आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोग अभी भी इस खतरे को उस तरह से जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं, ग्रुप्स में निकल रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं
घर के बाहर, मोहल्लों में, गलियों में इकट्ठा होके, तो ये खतरे को बढ़ावा देता है। इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कल साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा है कि आप अपने घर के दहलीज पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि आपको बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस खतरे को उस तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं, और वो न सिर्फ अपने लिए जो है बहुत खतरनाक हालात पैदा कर देंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन जो ऐलान किया गया है वो हालात को देखते ही हुए पीएम मोदी ने किया है, क्योंकि इसका खतरा अभी भी हमारे मुल्क में उसी तरह बरकरार है जैसे कि दूसरे मुल्कों में, यूरोप में हमें दिखाई दिया, अमेरिका में दिखाई दिया, और एशियन कंट्रीज़ में और दूसरी जगह दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए और घरों से बाहर ना निकला जाए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, घरों से बाहर कदम ना निकाला जाए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता में भी सन्नाटा छाया रहा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की सख्त निगरानी देखी गई। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में मेडिसिन की दुकानें खुली रहीं, जहां लोगों की काफी भीड़ देखी गई। लॉकडाउन है, आप देख सकते हैं कोलकाता की भी तस्वीर। कोलकाता में किस तरह लॉकडाउन के दौरान जो है वो पूरा सन्नाटा छाया है। हम मौजूद हैं कोलकाता के बनियापोखर इलाके में। ये इलाका जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो नज़र आ रही है, कुछ पुलिस बाइक नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है जो किसी ख़ास काम के लिए निकले हैं, खासकर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए निकले हैं, मेडिसिन शॉप के लिए आने के लिए निकले हैं। साथ ही साथ कुछ पुलिस स्टेशन में पुलिस की जानिब से ऐसे बाइक सवारों को एक स्टैंप भी लगाया जा रहा है कि अगर उन्हें दोबारा पकड़ा गया तो उन्हें 6 माह की जेल होगी। तो इस तरह के इक़दाम भी किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पुलिस का पहरा बैठाया गया है कि लोग बाहर ना निकले। लेकिन आप देख सकते हैं आज जो तस्वीर है ये मेडिसिन शॉप के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। जैसे ही कल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि आज से पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन हो जाएगा, उसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद, एक भीड़ जो है लोगों की मुख्तलिफ दुकानों में देखी गई, जो खासकर जो खाने पीने की अशिया है उसकी खरीदारी में देखी गई। लेकिन जो दवाई है, जो मेडिसिन है, उसकी खरीदारी के लिए भी लोगों की लंबी लाइनें हैं। बहुत कम ही दुकानें खुली हैं दवाओं की, लेकिन उसके लिए लोग जो है वो लंबी लाइनें लगा रहे हैं। हालांकि लोग जो है वो तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ बाहर निकले हैं, मास्क लगाया हुआ है लोगों ने। परेशान तो है, 10 बजे से खड़ा होकर दवाई के लिए, सुबह 6 बजे बाजार लेने के लिए निकले। तो बाजार वगैरह मिल रहा है? बाजार में कुछ मिल रहा है, लेकिन हर जगह लाइन। ये तो 2014 से लाइन लगा करके हम लोग है। खाने चीज़ें मिल रही है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा है। अचानक से फूड आइटम्स और जो मेडिसिन आइटम दोनों ही प्रॉब्लम हो गया है। लॉकडाउन का सिलसिला जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया है, हालांकि 27 मार्च तक मगरबी बंगाल हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसको एक्सटेंड किया गया 31 मार्च तक। और अब जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कल रात कहा कि 21 दिनों तक जो है वो पूरा मुल्क लॉकडाउन रहेगा, तो लोग भी तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ, पूरी तैयारियों के साथ हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन चिरंजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। लॉकडाउन का सबब घरों में रह रहे मजदूर और गरीब अफराद की मदद के लिए पटना में ज़कात भवन एक खास मुहिम चलाने जा रहा है। ज़कात भवन की टीम गरीबों के दरमियान खाने पीने की अशिया तकसीम करेगी। ज़कात भवन पूरे बिहार में काम करेगा। ज़कात भवन ने लोगों से अपील की है कि वो हर कीमत पर अपने अपने घरों में रहें। ज़कात भवन के सदर डॉक्टर एजाज अली से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। कंप्लीट लॉकडाउन की 27 हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी एक मसला खड़ा हो गया है कि जो 49% लोग ऐसे हैं जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उसमें 30% ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के खाने पीने का एक सवाल है, लेकिन पटना में कई अक़लियती तंजीमें सामने आई हैं जो उनके घरों तक खाना पहुंचाने का काम करेंगी। उसमें ज़कात भवन है और ज़कात भवन ने ऐलान किया है कि उनकी टीम न सिर्फ पटना में बल्कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं और जो ज़कात भवन को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में, वो लोग जो है ऐसे लोगों को तलाश करेंगे, उन्हें खाना पीना पहुँचाएँगे ताकि इस लॉकडाउन में किसी को मुश्किल पेश नहीं आवे। हमारे साथ जो है ज़कात भवन के सदर हैं डॉक्टर एजाज साहब। बताइए डॉक्टर साहब, क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? देखिए, बस प्लानिंग ये है कि जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं, उनके पास इस
हालत में क्या आएगी। आप देख ही रहे हैं कि एक तो उनकी कमाई धमाई बंद है, दूसरा है कि कालाबाजारी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, ऐसे में कहाँ से उनके पास मिलेगा। तो हम लोगों ने यही ऐलान किया है कि जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं, चावल है, दाल है, आटा है, चूड़ा है, गुड़ है, सत्तू है, इसका हम लोगों ने इंतज़ाम किया है और हम लोग बाज़ाब्ते पैकेट की शक्ल में हमारी टीम जाएगी, अब पैकेट के शक्ल में ये लोगों को घर तक पहुंचा देगी ताकि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत न पड़े। और जब तक उनके साथ ये लॉकडाउन की मजबूरी है तब तक वो जो है अपना ये पूरे तमाम लोगों को आप लोगों ने अलर्ट पे लगाया है। और ज़कात भवन को जो लोग सपोर्ट करते हैं या जब ज़कात भवन की जो ऑफिसें दूसरे जगहों पे, उनसे क्या ऐलान किया है, वहाँ क्या अपील किया है? हम लोगों ने सब लोगों से कहा है, चूँकि सब तो हमारे पास आ नहीं सकते और सबके पास हम जा भी नहीं सकते, इस सिचुएशन में कहाँ जाए आदमी, कौन जाएगा। तो वैसी हालत में हम लोग जो लोकल यूनिट्स हमारी हैं, जो सपोर्टर्स है ज़कात भवन के, इसकी रूह को समझते हैं, उन लोगों को हमने कहा कि आप अपने अपने इलाकों में छोटा छोटा ग्रुप बनाकर लोगों से ही कलेक्ट कीजिए, अपना भी दीजिए और इन चीज़ें उन लोगों को देते रहिए, चूँकि अभी बहुत लंबा चलेगा ये। अभी तो 3 ही हफ्ते का ऐलान हुआ है, 4 दिन पीछे गुजर ही चुका है, तो ये लंबा चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ये ना हो जाए कि अब कोरोना वायरस से यहाँ कोई केस नहीं आ रहा है, तब तक चलता रहेगा। ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम करते हुए इंतज़ाम करते रहना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना होगा ताकि उनकी जान भी बचे और वो भूख भी उनका हल हो जाए, दोनों चीज़ हो जाए। एक आखिरी सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, जो और समाजी तंजीमें हैं उनसे कुछ अपील रहेगी क्या आपकी? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी समाजी तंजीमें वो इन गरीबों के दुख दर्द को समझें और उनके भी पीड़ा को समझें, ताकि जो भी लोग इस जज्बे से हैं जो समझें, चूँकि वो दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, एक तरह से अपनी मदद कर रहे हैं। वो एक वक्त आया है, एक वबा आई है, ऐसी सूरत हाल में लोगों का मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ होता है। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। आपने देखा ये ज़कात भवन है और ज़कात भवन की जानिब से पूरे बिहार में इस तरह की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि लॉकडाउन का पटना में ज़बरदस्त असर है। ये देखिए, ये तमाम सड़कें जो है सूनी पड़ी है, वीरान है, लोग जो है अपने अपने घरों में कैद हैं और हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये बार बार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में कैद रहें, जो बाहर में निकलेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उनको खाने पीने की मुश्किल नहीं आए, इस सिलसिले में ज़कात भवन ने पहल किया है। खानकाहों ने भी लोगों से अपील की है, वक्फ बोर्ड से भी अपील किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड भी अपने तमाम मुतवलियों को अलर्ट पे लगावे कि कोई ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो खाने पीने की जिनको मुश्किल है, वो मुश्किल हल हो जाए और लोग जो है इस घड़ी में तमाम लोगों की मदद करें और ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। आप टीवी स्क्रीन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं जहां लॉकडाउन की वजह से जिंदगी थम सी गई है। लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए एहतियाती तौर पर घरों में ही रहना जरूरी है। सरकार ने आवाम की सहूलत के लिए खुरदनी अशिया और मेडिकल सर्विस को जारी रखा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आमद रफ्त पर बड़ा असर पड़ा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी लॉकडाउन का असर साफ देखा गया। खासकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इंडिया गेट और जामा मस्जिद के इलाके पूरी तरह बंद रहे। स्क्रीन पर दिल्ली की 4 तस्वीरें हैं जिसमें दिल्ली की 4 अहम इमारतों और इलाकों में सन्नाटा देखा गया। और दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की एलजी अनिल बैजल के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जहां लॉकडाउन से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म के फैसले की सताइश की गई, वहीं दिल्ली हुकूमत ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि दिल्ली में ज़रूरी सामान की किल्लत नहीं होगी और ज़रूरी सामान सब तक पहुँचेगा। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि दूध, सब्जी और दवाओं के लिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि बुनियादी ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करने वालों को पास जारी किया जाएगा ताकि किसी तरह की दुश्वारी न हो। In the Apex Committee meeting of this group, which has been meeting every day almost in connection with the coronavirus and how to deal with it,
So at the outset, we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative, because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for their meeting their needs, all that was discussed in detail. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी जिंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़, उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा और अगर आपको खरीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। और न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में मुल्क भर से मुसलसल लोगों के फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं और लोग कोरोना और इससे मुतल्लिक़ सवाल के जवाब जानना चाह रहे हैं। कई लोग वीडियो के जरिए भी कंट्रोल रूम से रब्ता कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब दिए डॉक्टर वीपी सिंह ने। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मुस्कान वाजपेयी है। मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं हरदोई की निवासी हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आइसोलेशन, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। आदमी खुद ही बचे और घर में भी मान लीजिए अगर 4 मेंबर हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि मैक्सिमम टाइम वो अपने अपने कमरों में रहें और हर 2 घंटे बाद या और जल्दी अपने हाथ को साफ़ करते रहें। फिर हाथ जब साफ़ कर लें तो उसको किसी गंदी सरफेस पे ना लगाएं। और जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है या टैप ऑन करना है तो कोहनी का इस्तेमाल करें या हाथ के पीछे से करें, जिससे कि जो आपका टच एरिया है ये उसको आप जो है कहीं पर भी छूने से बचाएं। मेरा नाम बबीता चिरानिया है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? मैं पंकज राजस्थान के धौलपुर जिला से। कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? नमस्कार, मेरा नाम आशीष शुक्ला है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हूँ। मेरा सवाल यह है सर कि क्या कोरोना होने का मतलब सीधे मौत है? कोरोना का मतलब तो कोरोना एक वायरस है। इसकी संरचना एक क्राउन की तरह है, मुकुट, इसीलिए इसको कोरोना कहा गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इससे ये है कि अगर ये हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं। इसमें मृत्यु दर तो बहुत कम है, करीब 3% है। तो 97% लोग तो ठीक ही हो जाएंगे। वो इम्यूनिटी अपनी उनकी होती है और इम्यूनिटी इसको ओवरकम कर लेती है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद गाजियाबाद और नोएडा से अपने घरों के लिए पैदल जा रहे सैकड़ों लोग बुलंदशहर बॉर्डर पर फंसे हुए थे। बुलंदशहर इंतजामिया ने सैकड़ों लोगों को घर जाने का नज़्म किया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ियों पर पाबंदी के सबब ये तमाम लोग गाजियाबाद और नोएडा से पैदल ही बुलंदशहर पहुंच गए। ताहम इंतजामिया ने गाड़ियों के जरिए घर भेजने का नज़्म किया। दिल्ली से बुलंदशहर क्यों आना पड़ा आपको? दिल्ली से बुलंदशहर आना पड़ा, वहाँ पर सब बंद कर दिया तो फिर आते क्या ये बताओ।
क्यों दिल्ली में खाना पीने की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था तो है भाई, पैसे नहीं है तो फिर काम धंधा रोक दिया हमारा। देखिए, हम लोगों का ध्यान आज दो चीज़ों पे विशेषकर है। एक तो कई हजार लोग रात में 12 बजे से पहले, लॉकडाउन होने से पहले दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से पैदल चल दिए थे। वो लोग अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ लोगों को बुलंदशहर के अंदर गांव में जाना है, किसी को कासगंज, अलीगढ़, बनारस तक के लोग मिले हैं। तो ऐसे लोग चूँकि रास्ते में स्ट्रैंडेड हैं, तो हम लोग बस की व्यवस्था करवाकर उन लोगों को भेज रहे हैं। 21 दिन के देश लॉकडाउन के आदेश के बाद बुलंदशहर की सीमाएं पूरी तरह से सीज कर दी गई थी। यहां आने जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था जो कि अन्य जनपदों से बुलंदशहर की ओर आते हैं, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा या फिर मेरठ की ओर से आने वाले तमाम रास्तों को पूरी तरह से सीज कर दिया गया था। इस बीच जो हजारों यात्री फंसे थे, जिन्हें अपने घर जाना था या किसी को किसी अस्पताल जाना था, वो बुरी तरह से फंस गए थे। जिनके पास कोई वाहन नहीं था, ज़्यादातर लोग दिल्ली से बुलंदशहर की ओर भी पैदल आ रहे थे, जिनके लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें बस मुहैया कराई और उनकी मंजिल तक पहुंचाया। इस सराहनीय कार्य के साथ साथ जो अनावश्यक लोग सड़कों पर घूम रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। करीब 1000 चालान ऐसे किए गए हैं जो कि अनावश्यक लोग सड़कों पर घूमते पाए गए थे। करीब 105 दुकानें ऐसी FIR की गई है जो कि बेवजह खुले बैठे थे आदेश के बावजूद। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार कार्रवाई जारी है। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। इलाहाबाद में लॉकडाउन के दौरान शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जरूरी अशिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ मकामी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अशिया की कीमतों में इजाफा करने और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, कालाबाजारी के खिलाफ हम लोग लगातार लगे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग भ्रमण पे हैं। कालाबाजारी के एक प्रकरण हमारे सामने मुट्ठीगंज में आया है, जिसमें हमने गिरफ्तारी की है आपूर्ति निरीक्षक के कहने पे। क्या चीज़ कालाबाजारी हो रही है? वहाँ पे कुछ चीज़ों की जनरल स्टोर पे कालाबाजारी की जा रही थी, एक्स्ट्रा रेट पे बेचा जा रहा था उसको, तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए उस पर विधिक कार्रवाई की। गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, इसकी भरपूर हिमायत करने और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का उलमा इकराम ने फैसला किया है। इस ताल्लुक से इमाम रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिर्फ फ़र्ज नमाज मस्जिद में अदा करने और सुन्नत व नवाफिल अपने घरों में अदा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा कर्फ्यू के दौरान मुस्तहिक अफराद का खुसूसी ख्याल रखने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने और उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भी फैसला किया गया। मुमरा में कोरोना टेस्टिंग के सेंटर का आज से क़याम होगा। ये सहूलत अमृत नगर में वाक़ हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह अस्पताल में मुहैया कराई जाएगी। इस तरह का ऐलान मकामी MLA और रियासती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र आहार ने किया। उन्होंने शहर के डॉक्टरों और म्यूनसिपल इंतज़ामिया व पुलिस हुकाम से भी मुलाकात कर शहर का जायज़ा लिया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। ज़ुकाम, घसे में खांसी है, दर्द है घसे में, थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है, तो और कहीं ना जाए किसी डॉक्टर के पास, तुरंत उस दवाखाने में जाए। वहाँ अगर डॉक्टर को लगा कि इसकी जांच करनी है तो वो तुरंत मुझे बताएंगे, मैं तुरंत वहाँ पे जो क्लिनिक खोला है अभी थाना में, वो जो किट लैब खोली है, वहाँ से उसकी जांच करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 24 घंटा हम अवेलेबल है, हम घूम रहे हैं 24 घंटा। हम मुमरा, कलवा थाना के कोई भी पेशेंट को तुरंत 24 घंटे में किसी भी समय मदद पहुंचा देंगे। और लॉकडाउन के ऐलान के बाद अकोला में पुलिस और जिला इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। ताहम इस बीच आवाम की ज़रूरतों को भी ख्याल में रखा जा रहा है। अकोला में ट्रैफिक और दीगर उमूर की कमान संभालने वाले स्पेशल PIR शिल्के से बातचीत की हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने। वायरस से लड़ने के लिए पहले से ही महाराष्ट्र सरकार ने जो है तो कड़े इकदाम उठाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद अकोला में पुलिस प्रशासन और जिला इंतजामिया जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए ट्रैफिक ब्रांच के
जो स्पेशल पीआई है शेड़के सर वो यहाँ मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि शहर में किस तरह के इंतजाम किए गए। लिए जिलाधिकारी साहब ने इस बारे में बहुत स्पष्ट आदेश निकाला है कि शाम को 6 बजे तक जो भी एसेंशियल गुड्स की दुकानें हैं वो शुरू रखने की जिलाधिकारी साहब ने इजाज़त दिया है। तो सवेरे से लेके तो 6 बजे तक आम आदमी अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन कंडीशन इतनी है कि उसने क्राउडिंग नहीं करना चाहिए। तो बेचो कि 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे क्राउडिंग करके एकत्रित नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से जैसे कि आदेश ये भी आ चुके हैं कि धार्मिक स्थल हो या जो पहले से नियोजित जो कार्यक्रम हो वो भी रद्द होना है, लेकिन ऐसे में जो शादियाँ है खासकर वो पहले से तय थी और शायद उसको डिले करना या फिर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को कुछ छूट दी जा रही है कि आप मतलब कम मात्रा में या कम तादाद में लोग जाकर सादगी से और छोटे पैमाने पे जो तो शादी की जो कार्रवाई है वो अंजाम दे सके, ऐसा कुछ? देखो, ये नेशनल क्राइसिस है, तो सब जनता के सुख सुविधा के लिए, उनके आरोग्य के लिए ये सब आह्वान किया गया है। तो ये बारे में जिलाधिकारी साहब और एसपी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी शादियां हैं वो शादियां में भी क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 144 सेक्शन का मतलब है कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आना चाहिए। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए इन नियमों और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान, अकोला। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए घरों में ही रहने और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने के ऐलान के साथ ही बाजारों और दुकानों पर आवाम का इज़्दिहाम टूट पड़ा। इंतजामिया की तरफ से कर्फ्यू में 3 घंटे की छूट दी गई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदारों ने सब्जी अनाज वगैरह के दाम बढ़ा दिए। हालांकि इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ये अपील की जा रही है कि अशिया ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त है, बावजूद इसके अवाम में बेयकीनी की सूरत हाल देखी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन का असर पूरी तरह नजर आ रहा है। शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हैं। रेलवे खदमात मुअत्तल कर देने की वजह से रेलवे स्टेशन पर सिर्फ चंद पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इनके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन के क़याम के बाद से पहली मरतबा स्टेशन को बंद कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से रोज़ दर्जनों गाड़ियां आती जाती है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन कोरोना वायरस की वबा के चलते हू का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे एक सन्नाटा सा तारी है, एक भी पैसेंजर नहीं है और ना ही कोई ट्रेन आ रही है और ना ही कोई ट्रेन जा रही है। ये कैफियत कब तक बरकरार रहेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस की वबा के चलते हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसके तहत ये सन्नाटा पसरा हुआ है। शहरियान खौफ के मारे घरों में कैद है। न्यूज़ 18 उर्दू भी आपसे अपील करता है कि इस वबा से बचने के लिए अपने घरों में महफूज रहे। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। लॉकडाउन के बावजूद कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन का धरना जारी है। CAA, NPR व NRC के खिलाफ कोलकाता में पहला धरना पार्क सर्कस मैदान में शुरू किया गया, जिसके बाद शहर के दीगर 5 इलाकों में भी खवातीन का एहतजाजी धरना शुरू किया गया, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के साथ तमाम धरनों को मुलतवी कर दिया गया। ताहम पार्क सर्कस का धरना जारी है, जहां सिर्फ 3 लोग ही धरने में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता में भी लॉकडाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन CAA, NRC के खिलाफ इस लॉकडाउन की वजह से जहां CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरने बंद हो गए, वहीं कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में एहतजाजी धरना जारी है। आज 79 डेज हो चुके हैं, लेकिन इस एहतजाजी धरने की शक्ल बदली है, क्योंकि पहले जहां ये फैसला लिया गया था कि सिर्फ 7 लोग इस धरने में मौजूद रहेंगे, अब उनकी तादाद और भी कम कर दी गई है। 2 से 3 लोग ही इस धरने में मौजूद रहेंगे, लेकिन ये धरना मंच जिंदा रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मुंतजमीन की जानिब से हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि धरना जारी रहेगा जैसे हालात हैं, उसके बावजूद क्या कहेंगे? जी, इंशाल्लाह जारी रहेगा धरना। यहाँ खवातीन कम आएंगी? हाँ, कोशिश करते हैं खवातीन लोगों को कम लाने का, क्योंकि औरतें हैं, उन लोगों का घर में भी मशरूफियत रहता है, कामकाज रहता है, तो कोशिश करेंगे हम ही लोग जो है 2-3 आदमी शिफ्ट कर करके आए, आके यहाँ धरना चालू रखें। एक ऐसे वक्त में जब पूरे कोलकाता शहर से धरना बंद कर दिया गया है, जहाँ भी धरना चल रहा था, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी, पार्क सर्कस मैदान को क्यों अभी तक जारी है? पार्क सर्कस अभी तक जारी है
क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगन से किए हैं और मतलब जब तक CAA और NRC जैसा काला कानून ख़त्म न हो जाए तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। और जो सरकार कह रही है कि जो वायरस चला उसको पूरा हम लोग ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। हम लोग सब दूर दूर में बैठे, जितने लोग भी हैं शिफ्ट के हिसाब से आ रहे हैं और टाइम टू टाइम मतलब रह रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के लिए पूरा देश लॉकडाउन है, तमाम एहतजाजी धरने बंद कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए, ऐसे में पार्क सर्कस के मैदान में आप लोग घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मुश्किल है? देखिए, ये जो वायरस वाला चीज़ है ये तो हुआ ही है, मगर हमारे लिए तो ये जो काला कानून वाला वायरस जो चला है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे भी तो हमें बचना है। तो हर चीज़ को रखते हुए जैसे उससे लड़ रहे हैं इससे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम। तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो धरने पे बैठे लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं और तमाम एहतियात के साथ इन लोगों ने अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है। कैमरामैन चिरंजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भोपाल में CAA, NRC और NPR को लेकर 85 दिनों से जारी सत्याग्रह हुकूमत के ऐलान के बाद खत्म कर दिया गया। भोपाल इकबाल मैदान में जारी सत्याग्रह टीम ने मरकजी हुकूमत के जरिए NPR को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म करने के ऐलान के साथ अपनी फिक्र का महवर बदल दिया है। सत्याग्रह टीम ने अब कोरोना वायरस के खतरात से बचने के लिए अवामी बेदारी के साथ गरीबों को मुफ्त खाना मुहैया करने के सिमत काम शुरू कर दिया है। सत्याग्रह टीम का मानना है कि NPR की तरह कोरोना वायरस की लड़ाई भी अमीर और गरीब के बीच लड़ाई है। लॉकडाउन में अमीर तो कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया कर लेंगे, लेकिन गरीब क्या करेंगे? इसलिए इनकी कोशिश है कि हुकूमत की मदद से सभी गरीबों तक मुफ्त खाना पहुंचाया जाए और मुसीबत की इस घड़ी में कोई भूखा न सोए। मैं जावेद बेग, इकबाल मैदान, भोपाल सत्याग्रह से उसका एक मामूली सा सदस्य जो भोपाल सत्याग्रह में हमारा NPR को लेकर सत्याग्रह चल रहा था, उसको मैं अपनी तरफ से आज ख़त्म मानता हूँ और सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया और जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई उस लड़ाई का खात्मा हो गया। और अब हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के लिए फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हम उसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं, हमारे सत्याग्रह के सारे साथी उसमें सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। और हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को फूड के पैकेट्स बांट रहे हैं, खाने का सामान पहुंचा रहे हैं। और अभी भी मैं एक फैक्ट्री में खड़ा हूं जहां पर हम मास्क बनवाने आए हैं और सैनिटाइज़र लेने आए हैं। जो भी इसको भी हम ज़रूरतमंद लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग मुस्तकिल हमारी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हम सुबह से निकलते हैं 11-12 बजे से हम 3-4 साथियों के साथ और उनको फ्रूट्स या उनके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमें लगती हैं वो उनको मुहैया कराते हैं। और इसी तरह से हम कोरोना की लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक जब तक इससे हम विजय इस पे। हज 2020 पर भी कोरोना का असर पड़ सकता है। इस ज़िम्न में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी रिहायशी मुआहदे पर दस्तखत से रोका गया था, ताहम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यकीन दिलाया कि हज मनसूख होने की सूरत में जमा रकम वापस होगी। हमारे नुमाइंदे ने मध्य प्रदेश हज कमेटी के CEO से बातचीत की। हज 2020 को लेकर सेंट्रल हज कमेटी ने फीस जमा करने को लेकर कई सर्कुलर जारी किए। अब जो सर्कुलर आया उसको लेकर लोगों के दिल में अलग अलग तरह के ख्याल हैं कि हज होगा या नहीं, अगर होगा तो उनके पैसे के लिए क्या होगा, किस तरह से। इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जाते दाऊद साहब, जो सर्कुलर आया है पैसे को जमा करने को लेकर लोगों के मन में कुछ शुबा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो आज के हालात हाज़रा हैं इसके लिहाज से सभी के दिल में ये फिक्र है कि यह हज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले से सऊदी अरब सरकार से हमारी सरकार के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सलाह दी है कि अभी आप हज 2020 को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं कीजिए। अब इसके मद्देनज़र, इस कम्युनिकेशन के मद्देनज़र एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये वाज़े किया गया है कि जिन लोगों ने अपनी सेकंड किस्त जमा नहीं की है वो अभी फ़िक्र न करें इसकी जमा करने की। जो 1,20,000 रुपये थी वो अपनी इस सेकंड किस्त को थर्ड किस्त के साथ जमा कर सकेंगे। ये फैसिलिटी हज कमेटी इंडिया देगी। लेकिन थर्ड कब तक जमा होगी, ये भी तो एक सवाल है। नंबर 2, अब थर्ड कब जमा होगी वो मैसर है इस बात के ऊपर कि सऊदी सरकार से जब ये इंडिकेशन आ जाएगा कि हज 2020 में
सभी ममालिकों के लोगों को इंक्लूडिंग इंडिया हज के लिए बुलाया जाएगा। उसको देखते हुए फिर थर्ड किस्त की जो है रकम बताई जाएगी और उसके साथ जो है सेकंड किस्त जमा की जाएगी। इसलिए अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, खुदा न खास्ता की पोजीशन में जैसे कि हालात दिख रहे हैं और आगे अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिलसिला बनता है जिसमें कि सऊदी अरब के अलावा अलग ममालिकों को नहीं बुलाया जाता हज पर, और उस सिलसिले से हमारे जो पिलग्रिम्स हैं उन्होंने जो पैसे जमा किए उसका क्या होगा। तो उस सिलसिले में हज कमेटी इंडिया ने ये साफ़ तौर से वाज़े कर दिया है कि आपकी वो रकम हमारे पास महफूज है और अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है, ऐसे कोई हालात बनते हैं तो आपकी रकम आना पाई से वापस कर दी जाएगी। 2020 को लेकर जो है सऊदी गवर्नमेंट की जो नज़र बनी हुई है, स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की बात करें या सेंट्रल हज कमेटी की बात करें, तमाम लोगों ने अपनी नज़रें बनाए रखी है। वहाँ से जैसे भी कम्युनिकेशन होता है और सऊदी गवर्नमेंट के मौक़िफ़ पर ये डिपेंड करता है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह से कहती है। यही वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अभी कोई कमिटमेंट मत कीजिए, आगे कोरोना वायरस को लेकर किस तरह के हालात बनते हैं, अगर हालात बेहतर होते हैं तो यहाँ से जिस तरह की चीज़ें हैं, जो जितना भी वादा किया गया तमाम आदमी हज जाएंगे। अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता किस तरह की कोई तब्दीली होती है तो पहले ही जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कह दिया कि आदमी ने हज को परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके जो पैसे हैं वो वापस होंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने फ़ज़ाई खदमात बंद कर दी है। कई ममालिक ने हिंदुस्तानी तलबा फंसे हैं। किर्गिस्तान में भी कई कश्मीरी व मुल्क के दीगर हिस्सों के तलबा फंसे हुए हैं। इन तलबा ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने मुल्क वापस लाया जाए। उन्होंने ट्विटर के जरिए मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। इन तलबा का कहना है कि किर्गिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से इनका राशन पानी ख़त्म होने को है। तलबा ने मरकजी हुकूमत व जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उनको हिंदुस्तान वापस लाया जाए। Due to this pandemic, we are not able to fly back to our country, India, as the flights are not being operated to India or to any part of the world from here. I want to request the Prime Minister of India that kindly rescue. और रांची से कांग्रेस के रुकन असेंबली इरफान अंसारी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर दूसरी रियासतों में 6000 मजदूरों के फंसे होने की बात कही। उन्होंने इन मजदूरों की रोजी रोटी की फिक्र जाहिर की। उन्होंने सभी मजदूरों के खाते में 1000 रुपये डालने की यकीन दहानी कराई। ये मेरे विधानसभा जामतला से लगभग 6000 मजदूर फंस गए हैं और मैं काफ़ी चिंतित हूँ। केरला, चेन्नई, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, दिल्ली और यहाँ तक कि झारखंड के जो बॉर्डर में कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आ गए जो काम करते थे, वो भी आ गए और वहाँ तक उनकी गाड़ी छोड़ चुकी है वहाँ पर। उसके बाद वो लोग वहीं पर हैं। खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। 3 दिन से वो लोग लगातार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। उनकी काम तो लेती है ये लोग, लेकिन जब मुसीबत पड़ता है तो कोई ध्यान नहीं है। आज आलम यह है कि ये लोग खाने को मोहताज हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ, मैं काफ़ी चिंतित हूँ, काफ़ी गंभीर हूँ। और हमारे जो लेबर, जो हमारे लेबर नहीं, वो हमारा अंग है, हमारा पार्ट है झारखंड का, झारखंडी है। वो हमारे क्षेत्र का लड़का लोग है, काम करने गया था, किसी राज्य को डेवलप करने के लिए अपना योगदान दिया है वहाँ पर। और जब मुसीबत आएगा तो क्या उसको जरा भी आपको ध्यान नहीं है? वो ये चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा कि क्या व्यवस्था करें हम लोग उसका। सरकार यदि कुछ व्यवस्था कर सकती है तो करे और नहीं कर सकती है तो मैं अपने सबका मैं अकाउंट नंबर लिया हूँ और मैं खुद पैसे भेजूँगा उन लोगों को। मैंने कहा जहाँ वहीं रहिए आप, क्योंकि कोरोना है, आपको आने तो देंगे नहीं हम लोग। खाने की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था अगर आपको निकाल दिया गया है तो रहने की व्यवस्था सरकार वहाँ करवाए और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उक्त स्थलों में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे कि वहाँ प्रशासन जाए, उन लोगों की समुचित व्यवस्था कराए। नहीं करेगा तो मैंने सबका अकाउंट नंबर लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल वहाँ परेशान नहीं होइए। आपका विधायक आपके साथ है। मैं सबका अकाउंट नंबर मंगवाया हूँ, अपने से तत्काल 1000 रुपया मैं राशि उन तक पहुँचाने जा रहा हूँ ताकि जिंदा रहे और ये कोरोना वायरस से लड़े। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हुए कोरोना के मरीज। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर कोरोना के मरीज। मौजपुर इलाके के मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर हुआ कोरोना से मुतासर। इंतजामिया ने पूरे इलाके में लगाया नोटिस।
राब्ते में आए मरीजों को अलहदा रखे जाने का हुक्म। बड़ी खबर दिल्ली से, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर कोरोना के मरीज। मौजपुर इलाके के मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर हुआ कोरोना से मुतासर। इंतजामिया ने पूरा इलाके में लगाया नोटिस। राब्ते में आए मरीजों को अलहदा रखे जाने का हुक्म दिया गया है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक चलाए जाते हैं उसका एक डॉक्टर कोरोना से मुतासर हुआ है। इंतजामिया ने इलाके में नोटिस लगा दिया है। मौजपुर इलाके के मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर कोरोना से मुतासर हुआ है। राब्ते में आए मरीजों को अलहदा रखे जाने का हुक्म दिया गया है। रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर की सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए हैं। कॉरपोरेशन मुलाजमीन की तरफ से ब्लीचिंग पाउडर और DTT स्प्रे किया जा रहा है। कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने कई इलाकों में नालियों और कचरे पर ब्लीचिंग पाउडर और DTT का छिड़काव किया है। निगम का तरफ से सर हम लोग वार्ड 44 में अभी ब्लीचिंग का है और छिड़काव का पूरा स्प्रे जो है पूरा घर है घर पूरा नाली गली ये सब पूरा हम लोग कर रहे हैं। अब प्लस हमारा रेजा लोग जो है वो पूरा अभी झाड़ू का सफाई ये सब पूरा अभियान में हम लोग लगे हुए हैं और पूरा टीम हमारा पार्षद भी फिरोज आलम जो वार्ड 44 के वो भी पूरा दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरह सफाई में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। पूरा रांची शहर में अपने अपने क्षेत्र में सब अपने अपने पार्षद लोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है, जिसके तहत रांची के मुख्तलिफ इलाकों में सिलेंडर खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों का कहना है कि कई दिन इंतजार करने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लोगों से फिलहाल घर जाने की अपील की है और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि सभी को सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। सबको घर पे ही मिलेगा। होम डिलीवरी सख्त आदेश है, किसी को भी जमाने का अनावश्यक जरूरत नहीं है। कृपया और लोग घबराए नहीं। बाकी देख रहे हैं स्थिति अब तो सामान्य हो गया है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, लोग को बचाएंगे। और वबाई मर्ज कोरोना के चलते दिल्ली के शाहीन बाग को मौकूफ कर दिया गया, जिसको देखते हुए शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती के इरविन चौक पर CAA और NRC के खिलाफ चल रहा एहतजाजी धरना वकूफ कर दिया गया है। भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 74 दिनों से शब रोज़ यहाँ हज़ारों एहतजाजी धरना दे रहे थे। ताहम कोरोना के मद्देनज़र एहतजाजियों ने इस धरने को मौकूफ करने का फैसला किया और कोरोना से लड़ाई में हुकूमत का साथ देने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। वहीं भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति ने यह भी इंतबाह दिया कि जैसे ही मुल्क से इस वबाई मर्ज का खात्मा होता है वो दोबारा से अपना ये धरना आंदोलन शुरू करेंगे और तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक हुकूमत CAA और NRC जैसे मुतराज़ा कानून रद्द नहीं करती। अंदर कोरोना वायरस के नाम से एक महामारी ने सारी दुनिया में तबाही मचा दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कठोर कदम उठाते हुए ये फैसला किया कि हमें अपने महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर धारा 144 लागू करके लोगों को अपने घरों में रखा जाए ताकि हमारे भारतवर्ष में ये कोरोना वायरस अपनी जगह न बना सके। तेलंगाना में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 39 के निशाने को छू गई है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए तेलंगाना भर में लॉकडाउन है। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने लॉकडाउन के मौके पर अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर आने वाले अवाम से बातचीत की। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं और इसी वजह से सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ही लोग अपने घरों से निकल सकते हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में उनको जाना है और जहां से वो अपने ग्रॉसरीज और इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रॉसरी स्टोर है और यहाँ पर लोग जो है वो लगे हुए हैं लाइन में और अपना सामान जो भी ज़रूरी है वो ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद जो यहाँ से वो अपने घरों में जा रहे हैं। लंबी कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं? जी मेंटेन कर रहे हैं सर। तो किसी तरह का कोई पैनिक जैसी सिचुएशन तो नहीं है कि सामान बहुत सारा ख़रीदना है या वो सामान ईजीली मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर मोस्टली।
आप लोग क्या बहुत कुछ ज़्यादा मटेरियल खरीदने के लिए आए हैं कि सिर्फ अपना डेली रूटीन? एवरी डे बेसिक फॉर 20-30 डेज। डेली रूटीन का सामान खरीदने के लिए लोग निकले हुए हैं और लोगों का ये है कि सामान इजीली अवेलेबल है, किसी भी तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है, इसीलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो है गवर्नमेंट भी मैसेज देना चाह रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो निकले हुए हैं घर से, क्योंकि शाम को 7 बजे से पहले उनको घर वापस लौटना है। तो कल मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा मीटिंग के बाद जो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाम को 6 बजे से ग्रॉसरी शॉप बंद हो जाएंगी और लोग 7 बजे तक अपने घरों के अंदर कैद हो जाएं और शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज्ड है। पुलिस जो है वो जगह जगह सड़कों पे नज़र आ रही है और ख़ास करके लोगों को जो है समझाइश देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है रिस्ट्रेन करें, घर में मौजूद रहें। लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और लोग जो है वो केवल ज़रूरी जो डेली नीड की ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान ले रहे हैं। ज़्यादा ख़रीदारी जैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है और लोगों को लगता है कि जो है स्थितियाँ किसी भी तरह का पैनिक करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन दास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, इसी जज्बे के साथ लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में खाने के लिए परेशान लोगों की परेशानी को देखते हुए नौजवान सामाजिक कारकुन उस्मान मोहम्मद ने उन्हें दोपहर का खाना फराहम कराने का इरादा जाहिर किया। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा फैलने का खदशा और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहर हैदराबाद में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बेघर अफराद की जिंदगी मुश्किल में है। इसके अलावा रोजाना मजदूरी करते हुए छोटे छोटे होटल्स में सस्ता खाना खाकर जिंदगी गुजारने वालों के लिए भी 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा है। गरीब लोगों के खाने के लिए परेशानी को देखते हुए एक नौजवान समाजी कारकुन उस्मान मोहम्मद ने उन्हें खाना फराहम करने का फैसला किया। उस्मान ने लॉकडाउन के पहले ही दिन नामपल्ली पब्लिक गार्डन के गेट के रूबरू 300 लोगों में खाना तकसीम किया। कभी तक भी बंद रहने दीजिए, डेली 300 लोगों का खाने का इंतजाम करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह करीम 500 घरों में अल्लाह चाहा तो मैं राशन पहुंचाऊंगा और वो भी बिना बोले, ना किसी का नाम लूंगा ना कुछ लूंगा, बिना बोले उनके घर तक इंशाल्लाह 500 घरों पे राशन पहुंचाऊंगा। और ऐसे वक्त में मुल्क के लिए एक होकर खड़ना ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी नहीं है, फिरकावारी करना ज़रूरी नहीं है। इंसानियत, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत होता है, तो इंसानियत का पैगाम दीजिए। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे खाना पहुँचाइए, जहाँ जहाँ अटेंडर्स आते हैं वहाँ पे खाना पहुँचाइए। किराना हर चीज़ का बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस टाइम पे मैं जो दौलतमंद हजरात है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो व तआला, ईश्वर आपको जो भी दौलत दिया उसको सही खर्चा करिए। हैदराबाद में लॉकडाउन के पहले दिन खाना तकसीम करने के दौरान उस्मान ने महसूस किया कि ज़रूरतमंदों की तादाद 300 से भी ज़्यादा है और उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि आम हालात में इस तरह तकसीम करदा मुफ्त फराहम करदा खाना लेना नहीं चाहते, लेकिन हाँ अभी गैर मामूली हालात की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर है। उस्मान ने इरादा किया कि पके हुए खाने के अलावा खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना करने वालों की भी मदद की जाए। तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी घरों से निकलिए और ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना पहुँचाइए और जो भी खाना आप बना रहे हैं वो प्योर वेजिटेरियन बनाइए ताकि उसमें हमारे हिंदू भाई भी खा सके, क्रिश्चियन भाई भी खा सके, सिख भाई भी खा सके और मुसलमान भाई भी खा सके। वेजिटेरियन सबके लिए बेहतर होता है, किसी को कुछ परहेज नहीं होता है और मैं इंशाल्लाह इंसान फाउंडेशन। उस्मान को ये भी एहसास है कि कोरोना वायरस के फैलने के खदशात के तहत मुल्क भर और रियासत तेलंगाना में जारी लॉकडाउन का असल मकसद सोशल डिस्टेंसिंग है। वो इस ज़रूरी एहतियात को अपनाते हुए लॉकडाउन के ख़त्म होने तक रोज़ाना 400 अफराद में खाने की तकसीम का अज़्म रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर की सड़कें सुनसान मंजर पेश कर रही हैं। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजार भी खाली हैं। मजहबी तंजीमें लोगों को महदूद वक्त में फ़र्ज नमाजें अदा करके घरों को लौटने और
घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही हैं। कल शाम 2 परवाजों में श्रीनगर पहुंचे सभी मुसाफिर को क्वारंटाइन सेंटरों में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि कल जिन लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं, इनमें एक दिल्ली से वापस लौटा था। डॉक्टरों ने भी लोगों से सख्त एहतियात बरतने की तलकीन की है। डॉक्टर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। कल 3 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया जा रहा है। इस बार जो लोग घरों में रह रहे हैं या उन पे पाबंदियाँ हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये उनकी बका के लिए है और उनको उनकी बका के लिए घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 बार बार ये अपील करता है लोगों से कि वो घरों में रहें। जो भी उनको मालूमात है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपको पल पल की हर कोई खबर आप तक पहुँचाए। जो बाहर क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा रिस्क न ले जो आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जहांगीर अजीज के साथ सरम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।